मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। तब भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था कैसा लग रहा है आप लोग को? जो वीडियो हम दे रहे हैं उसको कमेंट करके बताइए कि सर अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, कमी क्या है ना? तब ना हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन 1500 लोग देख रहे हैं, 200 लोग लाइक कर रहे हैं, बाकी लोग के पास अंगूठा नहीं है का दाब दी लोग दाबे में खा जाता है। ऐसे हमारा काम मिली, प्रेरणा मिली, दूसरा काम मिली हमारा, ठीक बा? तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा हमको भी प्रेरित कीजिए। आप लोग चुपके से देख के गायब हो जा रहे हैं, ये कौन बात हुआ? तो हमको भी तो पता चले को देख रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तब ना हमको पता चलेगा, ठीक है? तो आप लोग को कमेंट लाइक कीजिए और हमको बताते चलिए। चलिए, तो लास्ट वीडियो में शासन व्यवस्था से संबंधित वीडियो में हमने लोकतंत्र के प्रकार को देखा था, जो थोड़ा सा अभी संविधान एक तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, विषय शुरू नहीं, हम लोग बेसिक बात के कुछ अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे इसका आज हम इसको खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि पे आ जाएगा, ठीक है? तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा और बेसिक बात हम लोग देखें, कुछ ऐसे शब्दों का अध्ययन करें जो आगे हम लोग को काम आएगा, है ना? तो उसके अर्थ को हम लोग समझते चले। तो उस तरह का एक और होता है शासनाध्यक्ष के बारे में, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व में हेड ऑफ स्टेट, शासनाध्यक्ष, राज्याध्यक्ष कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रपति हैं, मोदी जी भी हैं, तो फिर दोनों में क्या फर्क है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन व्यवहारिक रूप में आपको लगता होगा कि बाना सर मोदी है, ठीक बा। अपने ही से पूछिए कि अपने राष्ट्रपति बने के चाहे प्रधानमंत्री मोदी, तो अपने कहा हमने के मोदी बने के चाहे काहे कि कुछ ना कुछ तो फर्क बा। यही आधार पर पूरे विश्व का अगर हम बात करें तो 3 तरह का हेड ऑफ स्टेट देखने को मिलता है। एक होता है प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, माने नाम उनकर काम के हुआ करी। दूसरा होता है वास्तविक, माने नाम इनकर ना हो लेकिन काम इहे करेलन मेनली। आ एक होला प्रतीकात्मक रूप से उहे बा और वास्तविक रूप से भी उहे है। बात समझ गए? प्रतीकात्मक का मतलब है कि इस देश के संविधान के द्वारा, उस देश के कानून या कोई भी इस तरह की बातें हैं उसके द्वारा कि सारी शक्ति उसमें निहित कर दी गई है, लेकिन वो अपने इस शक्ति का प्रयोग स्वयं न करके अपने अधीनस्थ जो भी लोग हैं उनसे करवाता है। तो उस तरह के हेड ऑफ स्टेट को प्रतीकात्मक कहते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति है ना, जैसे कि अगर और देखें तो ब्रिटेन के महाराज महारानी, ब्रिटेन का राजा रानी, है ना, ये सब लोग प्रतीकात्मक है। और भी अगर आप देखना चाहें तो जर्मनी के राष्ट्रपति, ये सब किस तरह के लोग हैं? प्रतीकात्मक है, नाम इनका है बट काम कोई और करता है, ठीक है? और दूसरे आते हैं हम लोग वास्तविक। कहने का मतलब है कि संवैधानिक रूप से तो इनमें सारी शक्ति नहीं दी गई रहती, लेकिन सब काम इन्हीं के राय से, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो उस तरह के हेड ऑफ स्टेट को वास्तविक बोलते हैं। जैसे हम लोग के भारत के प्रधानमंत्री, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना, ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा होगा, और जर्मनी के चांसलर, वहां के वास्तविक हेड को क्या बोलते हैं? चांसलर बोलते हैं, ठीक है? अब बात आती है प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो प्रतीकात्मक भी होता है और वास्तविक भी होता है। इस तरीके से अगर कोई न्यूज चर्चा में आता है तो देखिए, उसको समझिए किस तरह का वो हेड ऑफ स्टेट है ना। जैसे हमारे राष्ट्रपति अमेरिका जाए और प्रधानमंत्री अमेरिका जाए तो देखते हैं कि क्या क्या हो जाता है। मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो, राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो शायद लोगों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि भाई वास्तविक शक्ति जो है भारत का जो है प्रधानमंत्री में केंद्रित है, ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रपति जो है सम्मान की दृष्टि से जो है सर्वोच्च है, ठीक है। तो इस तरीके से शासनाध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट को कितने पार्ट में बांटा जाएगा? 3 पार्ट में। चलिए, एक और चीज आप लोग को अन्य तथ्य के रूप में हम बताते चलते, राज्य के प्रकार देखा जाए थोड़ा सा। पूरे विश्व में राज्य के प्रकार के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पूरे विश्व में 2 ही प्रकार का मेनली विद्वान लोगों ने विभाजित किया है। एक होता है या तो एकात्मक हो सकता है या फिर वो संधात्मक होगा, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, एकात्मक किसे कहते हैं? मतलब उस देश का जो हेड ऑफ स्टेट होगा एक होगा और वह पूरा देश को कंट्रोल करेगा। तो उस तरह के देश को क्या बोलिएगा? एकात्मक। एकात्मक का मतलब हुआ कि उस देश को चलाने वाला कोई एक व्यक्ति। जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल हम आपको दें तो ब्रिटेन है ना, एकात्मक राज्य का बहुत सबसे बढ़िया एग्जांपल ब्रिटेन है, फ्रांस है, लिख देते हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है ना, ये सब किस तरह के स्टेट हैं? एकात्मक है। जबकि संघात्मक जो होगा वहां देखिएगा जनरली कि एक तो हेड ऑफ स्टेट देश के मतलब राष्ट्रीय लेवल पे होगा, साथ में वो देश जो है कई राज्यों में कई प्रांतों में भी विभक्त होगा। जैसे अमेरिका सुनते हैं 50 राज्यों से बना है, एक अमेरिका का राष्ट्रपति भी होता है और राज्य का भी अपना अपना हेड होता है कि नहीं? जैसे अपना भारत। लेकिन हम आगे आपको बताएंगे जब संविधान पढ़ाना शुरू करेंगे कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फिर भी दूर से देखने पर ऐसा आपको लगता होगा कि भारत भी राज्यों का समूह है, अमेरिका भी राज्यों का समूह है, तो दोनों को किस में रखा जाए? तो दोनों को इस संघात्मक में रखा जाए। तो सिंपल पहचानने के लिए आप कहीं देखना है कि वहां पर एकहरी शासन है या दोहरी शासन है। एकहरी का मतलब सिंगल, देख रहे हैं स्टेट के एक ही को हेड है, लेकिन यहाँ पर दोहरा, हर राज्य का हेड होगा, हर राज्य का एक अलग हेड होगा, हर राज्य का एक अलग हेड होगा। जैसे बिहार, भारत में देखते हैं तो बिहार का सीएम होता है, भारत के प्रधानमंत्री अलग हैं, गुजरात के सीएम, यूपी के सीएम, उन लोगों को भी संविधान के द्वारा ही शक्ति दिया गया है ना। तो इस तरीका से पूरे विश्व में दो प्रकार के राज्य, राज्य का यहाँ मतलब क्या है पर इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ राज्य का मतलब बिहार से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब आप लोग के भाषा में कहें तो देश से है। और सही बात यह है कि सैद्धांतिक रूप में देश राज्य को कहिए, जो हम लोग यहाँ राज्य है वो सैद्धांतिक रूप में सही नहीं है, व्यवहारिक रूप में सही है। सैद्धांतिक रूप में भारत राज्य है, क्योंकि राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। कोई भी क्षेत्र भूभाग राज्य कब बनता है? जब उसके पास 4 चीज हो। सबसे पहले एक निश्चित भूभाग हो, क्या हो? एक निश्चित भूभाग हो, ठीक है, और उस भूभाग में कुछ लोगों का निवास हो, यानी दूसरा जनसंख्या हो, और तीसरा उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सरकार हो, और सबसे महत्वपूर्ण उस सरकार जो हो वो कैसा हो? संप्रभु हो। अब कहिएगा सर संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता का मतलब यहां सबसे बेस्ट परिभाषा ऑस्टिन का है, वही दे देते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जैसे ऑस्टिन साहब ने समझाया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने समाज के लोगों का बात नहीं माने और उस समाज के लोग उस व्यक्ति की बात को माने प्रेम से या डर से, तो वह व्यक्ति संप्रभु होगा, है कि नहीं? तो ये 4 तत्व यदि किसी के पास है तभी राज्य है। अब चलिए बिहार का बात करते हैं, तो बिहार का निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सीएम साहब सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता हमारा जो है वो केंद्र में है कि नहीं है? इसीलिए भारत राज्य है। इस तरीका से समझना है, ठीक है ना? तो हम लोग आगे आते हैं। तो राज्य के प्रकार कितने हो गए? 2, ठीक है। कौन कौन? एकात्मक और संघात्मक। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक बात को समझ गए। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। पहला जो हम लोग का अध्याय है उस पे आते हैं। ये अभी तक जो हमने आपको बताया है ये सब आपका बेसिक बात थी, इसको जरूर सुन के समझ के रखिएगा, क्योंकि आगे अब हम एकात्मक, संघात्मक, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षीय लोकतंत्र, है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इस तरह के शब्द का प्रयोग करें तो बहुआइएगा, एग्जैक्ट मीनिंग को जानना जरूरी है ना। तो अब आते हैं हम लोग संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, है ना। माने संविधान का जो निर्माण हुआ उसका आधार क्या था? जो हमारा संविधान सभा संविधान बनाया वो किस किस चीज से प्रेरित था? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी देश का संविधान उस देश के सामाजिक स्थिति, उस देश की सांस्कृतिक स्थिति, है ना, उस देश की आर्थिक स्थिति, फिर उस देश की तब राजनीतिक स्थिति, इन सबों से प्रभावित होती है।
अगर मान लिया गया हमनी के बिहारी हैं, हमनी के देते हुए कोई बर्गर डोसा रोज खाएला तो खा पाएम सन ना खा पाएम सन। तो उसी तरह यदि कोई ऐसा संविधान थोप दिया जाए जो हम लोगों के सामाजिक व्यवस्था से उसमें कोई मतलब ना हो, सांस्कृतिक से कोई ना आर्थिक से ना राजनीतिक से, तो संविधान को कोई स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए संविधान निर्माण की अगर पृष्ठभूमि को जानना है तो सबसे पहले हम लोगों को अपने देश का इतिहास जानना होगा, क्योंकि इतिहास ही एक ऐसा विषय है। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि इतिहास तो कोई विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास में जो मैटर होता है वो राजनीति का मैटर होता है। क्यों? क्योंकि इतिहास में जो मैटर होता है वो अर्थव्यवस्था से यानी आर्थिक मुद्दा होता है। जो इतिहास में मैटर होता है सामाजिक होता है ना, सांस्कृतिक होता है। इस तरह के समूह से मिलकर बनता है इतिहास। तो अब बताइए, मान राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक अध्ययन, राजनीति शास्त्र का अर्थ, अर्थव्यवस्था, सामाजिक का समाजशास्त्र। तो उस समय का जो राजनीतिक आज का समझिए ना, हर तरह का राजनीतिक बात, आर्थिक बात, सामाजिक, सांस्कृतिक सब कल का इतिहास है। इतिहास को मटेरियल इन्हीं सब विषयों से मिलता है। ठीक है, तो अगर हमें अपने देश का इतिहास पता हो जाए तो फिर हमें संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो ऐसा क्यों बनाया गया है समझ में आएगा। तो हम ज्यादा पहले इतिहास में नहीं जाएंगे। इतिहास विषय जब पढ़ाएंगे तो उसको पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि हर विषय एक दूसरे पर डिपेंड है, या ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग सोचते होंगे सर इतना विषय कैसे पढ़ाते हैं। जिसका सही जानकारी होगा सभी विषय का, वही कोई एक विषय भी अच्छा पढ़ा सकता है। जिसको इतिहास का जानकारी नहीं है वो राजनीति नहीं पढ़ा सकता है, जिसको राजनीति का जानकारी नहीं हो इतिहास नहीं पढ़ा सकता है ना। तो हर विषय एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो हम ज्यादा पहले नहीं जाएंगे, हम जाते हैं 1600 ईस्वी से, क्योंकि 1600 ईस्वी एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। इस वर्ष जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने जो है एक कंपनी था वहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति देती है। क्लियर? अब यहां ध्यान से समझिएगा पहले थोड़ा सा। 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में एक मर्चेंट एडवेंचर्स ठीक है नामक दल ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मर्चेंट एडवेंचर्स दल ने क्यों किया था, तो थोड़ा सा हमें विश्व के इतिहास की भी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि यह जो 1600 ईस्वी का काल है, सही पूछिए तो यह पुनर्जागरण के जमाने का काल है। क्योंकि पुनर्जागरण की शुरुआत 13वीं 14वीं शताब्दी से हो जाती है। और पुनर्जागरण क्या है? फिर से जागना, ज्ञान विज्ञान पर बल देना, है ना, साहित्य पर बल देना। तो एक यूरोप के इतिहास में मध्यकाल को डार्क एज, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को नए नए विचार अपनाने का छूट नहीं था। शासन प्रशासन पे जो है वहां के धर्म, खासकर चर्च, पोप का आधिपत्य था। और वो लोग जो कहते थे, बोलते थे, वही सत्य है, इस बात को मानने के लिए लोगों को विवश करते थे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जो पोप कह दिया वही विज्ञान है, जो पोप कहा वही सब सही है। मतलब नया खोज करने का कोई स्थान ही नहीं था। इसलिए उस काल को यूरोप के इतिहास में अंधकार युग के नाम से जानते हैं, है ना। पोप के एक तरह से समझिए राजा भी जो था ना, वो भी पोप के अंडर में आ गया, पोप से भयभीत रहता था, क्योंकि पोप ऐसी ऐसी बातें कहता था कि लोग जो है पोप के एक तरह से चक्कर में, चंगुल में फंस गए थे। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल देके बताएं तो पोप कहता था यह जन्म जो आपको मिला है मनुष्य के रूप में, इसलिए नहीं मिला है कि आप यहाँ पर बैठ के भोग विलास वाला जीवन व्यतीत कीजिए, सुख व्यतीत कीजिए, बल्कि यहाँ व्यवस्था करने का, स्वर्ग में जाने का रास्ता है मनुष्य का जीवन। जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसको स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल गया है। टिकट कटाइए, है ना, स्वर्ग जाइए। इस तरह का बात वो पोप लोग कहता था। कुछ लोग यदि उसका विरोध करते थे तो उसको सजा दे दिया जाता था, मार दिया जाता था। और जब समूह
विरोध करता था तो उन लोगों को दर्शन के माध्यम से बांध दिया जाता था। जैसे बहुत लोग कहता था हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, हम टिकट नहीं कटवाएंगे, हम भगवान को नहीं मानते, हम स्वर्ग नहीं मानते हैं। तो पोप उन लोगों को सजा देने के साथ साथ बहुत से लोगों को वो अपने दर्शन, अपने अभिव्यक्ति के द्वारा उन लोगों का ब्रेन वॉश कर देता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे कहें कि आप अमेरिका गए हैं, नहीं तो अमेरिका को नहीं मानिएगा। मानते क्यों मानते हैं? क्योंकि सुने तो हमको कह रहे भगवान होते हैं, मानिए। तो इस तरह का मतलब ये सब दार्शनिक है, ये सब दर्शन है, दर्शन के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करके, है ना। जैसे और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? सांस लेना। लेकिन ये बताइए कभी आप सांस लेने के बारे में एक मिनट सोचे हैं कि सांस लेना हम भूल ना जाए? तो फिर सांस कौन ले रहा है? भगवान ले रहे हैं, वही भगवान है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ लोग भी उनके ब्रेन वॉश हो गया और लोग सोचने लगे हाँ पोप जो कह रहा है सही कह रहा है, सही में ये जीवन जो मिला है ये स्वर्ग के पानी का रास्ता है। लेकिन कुछ ही समय में कुछ युवा वर्ग के लोगों ने पोप का विरोध कर दिया, पोप की बातों का विरोध कर दिया, कहा नहीं नहीं हम नहीं मानते पोप की बातों को, अरे अगला जन्म स्वर्ग में हो नहीं हो, लेकिन हम लोग इस जन्म को नरक नहीं बनने देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही ये सब विचारधारा का जन्म हुआ उसी को कहा गया पुनर्जागरण, और जैसे पुनर्जागरण हुआ वैसे मशीनीकरण हुआ। और मशीन का मतलब तो आप जानते ही हैं, कम समय में ज्यादा उत्पादन, ठीक है ना। और यूरोपीय देश को देखिएगा, ज्यादातर वो जो महासागरों के तट पे है, तो उन लोग पहले जो नाव लेके ऐसे घूमते थे, उस नाव में मशीन लगा दी, उन्होंने पनिया जहाज बना दिए, अब लंबा लंबा यात्रा करने लगे। खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं यूरोप के लोग, आज विश्व के अधिकांश देशों की खोज यूरोपीय लोगों ने ही किया है ना। तो इसी क्रम में ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स दल था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1599 में बनाया, और 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। पूर्वी देशों के साथ मतलब इसमें केवल भारत ही नहीं है, भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, थाईलैंड, इस तरह के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। लेकिन ये लोग जब भारत में आए 1608 ईस्वी में, अब एक चीज और यहाँ पे 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने क्या किया? ऑर्डर दिया उस समय कि आप लोग जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने। उस समय भारत में अकबर का शासन था, अंग्रेज भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उस समय जहांगीर का शासन था। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ, आज्ञा मिला, उस समय सवाल दो पूछता है यहाँ पे, खूब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मेरा उद्देश्य आप लोगों को पीएचडी कराना नहीं, नौकरी दिलाना है। अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो फिर टू दी पॉइंट पढ़ना होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। हम कोई यहाँ पे बहुत बड़ा पीएचडी होल्डर खुद नहीं है, और ना आप लोग को पीएचडी होल्डर बनाना चाहते हैं। हम पीएचडी होल्डर के लिए कोचिंग ही नहीं खोल रखे हैं, ये उसी के लिए है जो लोग को नौकरी की जरूरत है। तो फिर हम लोग प्रश्न पर ही चर्चा करते चलेंगे। सवाल बनता है दो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? तो इसका जवाब क्या होगा? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया उस समय किसका शासन था? उस समय कौन थे? जहांगीर साहब थे। तो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और पश्चिमी तट पर कुछ फैक्ट्री स्थापित करना चाहती है, लेकिन भारत उनका देश तो नहीं था, अब तो भारत के राजा से उनको ऑर्डर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हॉकिंस को ब्रिटेन के राजा का दूत बनाकर, जेम्स प्रथम उस समय थे ब्रिटेन के राजा, उनका दूत बनाकर किनके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसको? हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस के नाम से फेमस है ना। कब? 1608 ईस्वी में भेजती है। उस समय जहांगीर कहां रहते थे? आगरा में। अब हॉकिंस साहब बहुत तेज तरार, ऐसे यूरोपीय लोग तो तेज तरार रही है, तभी तो विश्व के इतना देशों पर अधिकार करके रखा था। हॉकिंस साहब काफी तेज तरार थे, और जैसे वे जहांगीर से मिले उन्होंने जो है अरबी फारसी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। जहांगीर को ऐसा लगा जैसे ये तो मेरा भूला बिसरा भाई है, आओ गले लग जाओ, क्योंकि अरबी फारसी लोगों की भाषा थी लेकिन भारत की तो भाषा थी नहीं।
तो इस वजह से उन्होंने अपनी बातों से हॉकिंस ने जहांगीर को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर दिया। जहांगीर इतना खुश हो गया कि उसको 2-4 दिन तक अपने यहाँ रखा। उसके साथ घूमना फिरना, टहलना, बात करना, एंजॉय करना सब शुरू हो गया। इधर हॉकिंस साहब सोच रहे थे कि मौका मिले तो हम बोले, लेकिन जहांगीर साहब तो इतना ज्यादा अवगत करने लगे कि वो सब लोग एक दूसरे में खो गया था। फिर जब जाने का टाइम आया तब जहांगीर साहब पूछे, अच्छा हॉकिंस साहब आप किस उद्देश्य से आए थे? बोला अरे कुछ नहीं, बस आपसे मिलने आ गए थे, थोड़ा सा एक छोटा मोटा कंपनी स्थापित करना है, फैक्ट्री लगाना है, आप अगर अनुमति देते तो हमनी के सूरत में जो है तो फैक्ट्री लगा लेते। जानते हैं जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने कहा अरे महाराज फैक्ट्री लगा, अब फैक्ट्री लगाइए, आगरा में घर बनवा लीजिए, हमारा दरबार में मनसबदारों बन जाइए, हमारा स्वामी ही रहिए। ये पहली गलती है, भारत के गुलामी की आई है पहली गलती। बहुत बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन पहली गलती जरूर जहांगीर के द्वारा हुई कि उन्होंने हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी, आगरा में बसने की अनुमति दे दी, दरबार में 400 का मनसबदार बना दिया। हॉकिंस का तो उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन ये अंग्रेज थे। यहाँ पे एक बात है फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री के मतलब उत्पादन प्रक्रिया से नहीं समझिएगा, यहाँ फैक्ट्री का मतलब गोदाम से समझिएगा, माल ला के रखे वहां से ले जाके सप्लाई करे, है ना। जनरली हम लोग फैक्ट्री का मतलब समझते हैं जहाँ पे उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती हो उसे फैक्ट्री करते हैं ना। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में जब भी फैक्ट्री शब्द आया तो उसको एक गोदाम के रूप में, माल तो बनता था ब्रिटेन में, वहां से माल बना बनाया माल आता था और इस फैक्ट्री में रखकर उसको सप्लाई किया जाता था, है ना। तो इस तरीका से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम उद्देश्य पूरा हो गया। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित कर दी। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उनका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक था। वो कभी सोच भी नहीं, सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि हम भारत पर राजनीतिक रूप से अधिकार कर लेंगे। भारतीय शासकों का एक तरह से कहें कमजोरी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया है। उनके व्यापार में उत्पन्न जो बाधाएं हुई उस बाधा को दूर करने के लिए जैसे जैसे भारतीय शासक कमजोर होने लगे वैसे वैसे अंग्रेजी लोग ये सोचने लगा अगर हम लोग राजनीतिक व्यवस्था पर भी अधिकार कर ले तो फिर हम लोग को किसी से ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि हमारे ऑर्डर से सब काम होगा। लेकिन ये सब दिमाग में आता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। औरंगजेब से पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि हमको राजनीतिक रूप से जो है भारत को गुलाम बनाना है। हाँ, आर्थिक उद्देश्य था, वो व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यह भी जानिए कि शुरुआत का जो व्यापार था वो बिल्कुल भारतीयों के फेवर में था। एक का माल 10 में देते थे, ये अलग बात है वो 10 का माल 100 में बेचते थे। धीरे धीरे जब वे भारत पर अधिकार करने लगे, किसानों को मजबूर करके उनको पहले ही पैसा दे करके बंधुआ बना लिए, तब से नुकसान का सौदा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, शुरू में हम लोग सूती वस्त्र वगैरह जो है ना, इस तरह का चीज नील वगैरह जो है ये हम लोग काफी मनमाने दाम पर बेचे। काफी सोना का अभाव उधर से बढ़ भी गया था भारत में। ऐसे नहीं भारत सोने की चिड़िया बना था, बहुत से यूरोप से भी आया था यहाँ पे। यहाँ से गया तो सब लेके गया, अपना भी लेके गया, हमनियों के लेके गया। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही सूरत में फैक्ट्री खोलने का आज्ञा मिलता है, वो तो अंग्रेज था, उसका पेट तो समुंदर था, वो सूरत तो हेतनो नहीं था, उसको तो पूरा भारत में फैक्ट्री खोलना था। फिर 1615 ईस्वी में उसने भेज दिया सर टॉमस रो को, जो अरे तू कुछ ऑर्डर लेके आ, समझे। तो इस तरह सर टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में गए, उनको भी कुछ ऑर्डर मिला। देखते देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी सारे हिस्सों में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा मिल गई। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात हुआ कि 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार, क्या नाम था उनका, चार्ल्स द्वितीय, उनका शादी जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा के साथ तय हुआ 1661 में। और उस समय बंबई पर पुर्तगालियों का अधिकार था।
तो बियाह होता उन्हें करिया, दहेज में दिया था भारत के धन। तो पुर्तगाली राजकुमारी से ब्रिटेन के राजकुमार से बियाह पर वही बियाह में दहेज बंबई के रूप में ब्रिटेन के राजकुमार के दे दिया। कब ब्रिटेन के राजकुमार के कब दिया? 1661 में। अब ब्रिटेन के राजकुमार का पहला 1669 ईस्वी में ओकरा के ईस्ट इंडिया कंपनी के 10 पाउंड वार्षिक किराया पर दे दिला। अब इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई जैसा बंदरगाह भी मिल गया। एक के बाद एक अगर आप देखें तो भारत के लगभग सारे दिशाओं में, हर एक क्षेत्र में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व जो है बढ़ने लगा। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना आता है 1717 का। इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस समय शासन था फारूक सियर का। इसका शासन था फारूक सियर का। और एक बहुत गंभीर रोग से, मतलब प्राणघातक रोग से ये ग्रसित हो गए थे। मतलब इनके बचने का कोई चांस नहीं था। ऐसे परिस्थिति में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा साजिश क्या किया कि उन्होंने जॉन सुमर्न के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा और उनमें कुछ डॉक्टर के भेज दिया। और डॉक्टर लोग गया और फारूक सियर का इलाज करके फारूक सियर को ठीक कर दिया। और फारूक सियर तो पगला गया कि भाई हमारे तो दोबारा जन्म भर के करे चलते, अंग्रेज के चलते। भाई तोरा जे मांगे के बा मांग ले, हमरा तो जिंदगी देले बाड़ी, कुछो दे दी कमे बा। तो इहो लोग चुपके से कहलक अच्छा कुछ देवे के चाहता नहीं तो हमनी के बंगाल से फ्री ट्रेड करे के, फ्री में व्यापार करे के अनुमति दे दी। काहे कि पहले बंगाल से व्यापार करे में टैक्स लागे और बंगाल महत्वपूर्ण जगह था व्यापार का। आई फारूक सियर बुड़बकवा का कहलक कि फ्री में ट्रेड करने का अनुमति दे दिया। मामला गड़बड़ाया। क्या उस समय बंगाल के जो नवाब थे वो थे मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खां। ई कहलन हम ना बात माने फारूक सियर के फरमान के, तो नी के व्यापार करे के बाद तो टैक्स देवे के हुई। लेकिन ई कहलन मुंहे से खाली। अंग्रेज कहलन ना दे, ई कहस लेम। कहे तोरा रोके के बाद रोक ले, लेकिन बेचारा मुर्शिद कुली खां से रुकल ना। मैंने 1717 में मुर्शिद कुली खां से लेके सही पूछिए तो अलीवर्दी खां तक सभी ने इस फरमान का विरोध किया, लेकिन इनका विरोध मौखिक था। माने मार तो रोलन सना तो उनके डोड़ कोची के पैदा हुए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1755 ईस्वी में, है ना, तो उसका अलीवर्दी खां का नाती है सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बनता है। एकदम यंग जवान छोकरा। वो भी अंग्रेज को बुलाया कि आओ सुन, पहले बात सुन, तो इनके व्यापार करे के बता। हाँ, तो मुर्शिद कुली खां के जमाना से पहले पैसा देकर करब लसन वही में करे के हुई, आना तो बोरिया बिस्तर बाना सना जोसनिया से। तो अंग्रेज को लगा इहो हुए मुंह से खाली बकता, पर अच्छा ठीक बा। अब व्यापार शुरू किया। सिराजुद्दौला को खबर मिला कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं माना, टैक्स नहीं दे रहा है, व्यापार कर रहा है। एक सेना लिया, चल दिया। एक के बाद एक, मैंने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार किया। उसके बाद वो फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। खरीद के ओकरा के समुद्र में फेंका दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज लोग समुद्र में, वो फुल बंगाल की खाड़ी में पड़ेला फुलटा द्वीप, वही में जाके अपनी के नुका हुई। सिराजुद्दौला को लगा कि अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। अब वो आके बंगाल में लगन उत्सव मनावे। वही में जेंगा हमनी के पीटी पास करते फोन करके बाबूजी पास कर गई नहीं, ए यार पास कर गई नहीं। अब पता चलल मेंस में फेल। अब का करे लोग, समय से पहले ही अवसर खुशी ना मनावल जाला। ये भारतीयों की बहुत बड़ी कमी रही है। तो ये लोग जाके फुलटा द्वीप में शरण लिए, ब्रिटेन से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाए। उनके नेतृत्व में एक जबरदस्त सेना तैयार हुआ। रॉबर्ट क्लाइव तो एकदम तेज तरार सेनापति था। कहा ना डायरेक्ट युद्ध करके उनके हरावल मुश्किल बा सिराजुद्दौला के। ओकरा पहले दरबार में फूट डाले के। तो जितना सिराजुद्दौला के भीतरिया दुश्मन था वो सबसे दोस्ती किया, सबको लालच दिया। और सबसे बड़ा बात उसका जो मीर बख्शी था, मीर जाफर, उसको अपने पक्ष में कर लिया।
इस तरह से एक सेना तैयार करके 23 जून 1756 को, कब 23 जून 1756 को पलासी के मैदान में एक जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में आपको बता दे सिराजुद्दौला विजय की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच उसका अपना मीर बख्शी मीर जाफर और उसका बेटा मीरल पीछे से आकर सिराजुद्दौला का सर धड़ से अलग कर दिया और पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। सही मायने में पलासी की विजय अंग्रेजों के लिए एक बीजारोपण का था। एक बीज की तरह भारतीय जमीन में गड़ गया, अब उसको बड़ा होना था, फलना फूलना था, है ना। उसके बाद अंग्रेज मीर जाफर से खुश हो गए, बोले ठीक है भाई, तुम्हें हम लोग का साथ दिया, तू बन जाओ बंगाल का नवाब, है ना। मीर जाफर खूब लगा, खूब धन लुटाया, जे जे मांगा सब कुछ दिया अंग्रेज को। लेकिन अंग्रेज का पेट हम फिर कहता नहीं समुद्र में। इतना धीरे धीरे मीर जाफर सोचा भाई सब तू नहीं ले ले, बस हम हमनी के नाम के राजा रहे। मैंने 100 रुपया मांगा तो 80 रुपया देने लगा, अंग्रेज को खराब लग गया। यही बीच मीर जाफर का दामाद था शायद मीर कासिम। ये मीर कासिम अंग्रेज के संग मिल गया था, बोला मौका मिले तो हमरा के नवाब बनाई ना, अपने जे कहम से हम करे। तो अंग्रेज को लगा कि मीर जाफर से बढ़िया तो मीर कासिम में लगा था कि भाई कहता हम जे करबे से करबा, एकरा से तो सब मांगने तो 80 को देता। तो क्या किया, मीर जाफर को हटा दिया और उसके जगह पे फिर किसको बना दिया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम नवाब बना तो ढेरों संपत्ति दिया, लेकिन कहा कि अब ना दे हम। ये बात अंग्रेज के और चुभ गया, अरे भाई 100 में 80 को देता कोई तो बहुत हम देबे ना करे। कहा तू हट, तू है ये ठीक बा, है ये। तो फिर से मीर जाफर को बना दिया। मीर कासिम को समझ में आ गया था कि ये अंग्रेज को अगर नहीं भगाया गया भारत से तो हम लोग का शोषण करके भारत को कंगाल बना देगा। इसीलिए उस समय की सबसे बड़ी जो शक्ति थी, उन सब के साथ एक गठबंधन बनाया, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों शक्ति ने मिलकर के 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में अंग्रेज पर अटैक किए। लेकिन भारत का भाग्य जो है इस युद्ध में साथ नहीं दिया और तीनों सम्मिलित सेना को अंग्रेजी सेना ने हरा दिया। अब वो जो बीज 1757 में गिरा था जमीन के अंदर, ये 1764 में पेड़ बन गया। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके बाद बताएंगे। ठीक है, कैसा लगा जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा, और नहीं बताइएगा तो आगे के वीडियो ना मिले। ठीक है, खूब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। इससे मेरा प्रचार प्रसार होगा। सच्चाई तो यही है, लोग हमको जानेंगे, अच्छा कहेंगे। हाँ, सबसे पहले आप लोग को लगना चाहिए अच्छा है तब। ठीक है, आप कोई कमी है तो बेहिचक आप हमको बताइए, हम और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।